प्यारे साथियों, अगर आप लोग 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो मेरा ये मूल विधि और संविधान का जो प्रैक्टिस सेट है, ये आप लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों, आप इस प्रैक्टिस सेट को करके अपनी तैयारी जाँच सकते हैं। अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल पर चल रही है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में मैं टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि यूपीएसआई दरोगा और यूपी पुलिस दरोगा के लिए अति संभावित प्रश्न है। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट, जो कि मूल विधि और संविधान से रिलेटेड है। दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने दोस्तों एक टेस्ट रखा हुआ है, तो उस टेस्ट को आप लोग जरूर दें, ठीक है। और दोस्तों, आप लोग मुझको कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने टॉप 10 में से कितने अपने क्वेश्चन राइट किए, ठीक है ना। टॉप 10 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। चलिए, तो दोस्तों हम लोग बिना देरी के देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, फिर कह रहा है उन्नयन और सुरक्षा करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई। नंबर ए में दोस्तों हमसे कह रहा है कि महिला और बाल विकास विभाग। नंबर 2 में कह रहा है किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण। नंबर सी में कह रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। नंबर डी में कह रहा है राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति। तो दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और सुरक्षा करने के लिए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई। कब दोस्तों, 2007 में वैधानिक निकाय के रूप में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है, वर्ष 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक, जो कि निम्न आय, स्वतंत्र रूप से, ये दोस्तों कर्जत नहीं है, ये कार्यरत लिखा है। क्या लिखा, स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। नंबर ए में कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग। नंबर बी में कह रहा है स्व कार्यरत महिला संघ। नंबर सी में कह रहा है श्री महिला गृह उद्योग। नंबर डी में कह रहा है समानता और समावेशन केंद्र। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, स्व कार्यरत महिला, हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। स्व कार्यरत महिला संघ दोस्तों, जिसको कि हम लोग स्वरोजगार महिला संघ भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा महिला श्रमिक संघ है, महिला श्रमिक संघ दोस्तों। इसकी स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में की गई थी। दोस्तों, जो हमारा ये राष्ट्रीय महिला आयोग दिया हुआ है, कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना दोस्तों 1990 में हुई थी। दोस्तों, ये श्री महिला गृह उद्योग, इसकी स्थापना दोस्तों 1959 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1959 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक तथा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिक हो अथवा दूसरा कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। तो हमसे कह रहा है, बताइए कौन से आर्टिकल में कहा गया है। हमसे कह रहा है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। नंबर बी में कह रहा है अनुच्छेद 15, सामाजिक एकता। नंबर सी में कह रहा है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 18 कह रहा है उपाधियों का अंत। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात अनुच्छेद 14 करता है। इसके अनुसार दोस्तों, जो राज्य है वो भारत के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, लेकिन राज्य को इस बात की भी अनुमति दी गई है कि वो बच्चों के लिए, विशेष करके महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए और अल्पसंख्यक लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, जो कि दोस्तों हमारे जो सामाजिक ये विधि के समक्ष समता है, इसका उल्लंघन करता है, लेकिन दोस्तों उसमें प्रावधान करने की बात कही गई है, ठीक है ना दोस्तों।
दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 मतलब ये 14, 15, 16, 18 है, ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए विधि के समक्ष समता बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नंबर 1 में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। राष्ट्रपति अगर किसी अध्यादेश की घोषणा करते हैं तो कानून के समतुल्य है, ये हम लोगों को कह रहा है बिल्कुल राइट। नंबर 2 में कह रहा है कि संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति को तो और सभी जो शक्तियां हैं वो कानून के समतुल्य हैं, लेकिन जो समय अवधि की 3 सप्ताह की समय की बात है, ये दोस्तों इनको नहीं बताई गई है। ठीक है ना, समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए केवल एक राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के सत्र अवसान अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने टॉप 10 में से अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में मैंने एक टेस्ट रखा हुआ है, तो आप लोग उस टेस्ट को जरूर दें। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है सदन में अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है। सदन में दोस्तों अधिकार और विशेषाधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो दोस्तों नंबर ए में हमसे कह रहा है राष्ट्रपति, ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। नंबर बी में कह रहा है पीठासीन अधिकारी, यानी कि पीठासीन अधिकारी को ही दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी पीठासीन अधिकारी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अधिकार और विशेषाधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और जो हमारा कह रहा है कि संसद राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे खालिस्तान अब कहा जाता है। कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी संविधान सभागृह में, उसको अब क्या कहा जाता है? नंबर ए ऑप्शन में हमसे कह रहा है पुस्तकालय भवन, नंबर बी ऑप्शन में कह रहा है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, नंबर सी में कह रहा है लोकसभा कक्ष, नंबर डी में कह रहा है राज्यसभा कक्ष। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संसद भवन का केंद्रीय कक्ष हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभागृह में, उसको पहले कहते थे, अब उसको संसद भवन की केंद्रीय कक्ष कहा जाने लगा है। वर्ष 1947 में दोस्तों अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता का ऐतिहासिक हस्तांतरण भी इसी कक्षा में हुआ था। कौन से कक्षा में? संसद भवन के केंद्रीय कक्षा में। जो अंग्रेजों ने हमको सत्ता सौंपी थी भारतीयों के हाथों में, तो वो इसी कक्ष में यानी कि संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग दोस्तों मुझको कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने टॉप 10 में से अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। और दोस्तों लास्ट में जो मैंने टेस्ट रखा हुआ है उस टेस्ट का भी आप लोग आंसर कमेंट करके दें। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा निम्न में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं दोस्तों जिसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है। नंबर ए में कह रहा है बाजार और मेले, नंबर बी में कह रहा है राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी, नंबर सी कह रहा है वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, नंबर डी कह रहा है विवाह और तलाक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाजार और मेले हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा? बाजार और मेले हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, बाजार तथा मेले, कृषि, सड़क, भूमि व भवन कर, ये सभी राज्य सूची के विषय के आते हैं अंतर्गत। दोस्तों हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में हमारे राज्य और केंद्र की जो शक्तियां हैं उनके बंटवारे के बारे में बताया गया है, जिसमें कि एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची है, उसके बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है ने खालिस्तान ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। नंबर ए में कह रहा है दोस्तों संविधान सभा, नंबर बी में भारत सरकार अधिनियम, नंबर सी में कह रहा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, नंबर डी में कह रहा है निदेशक सिद्धांत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय की व्यवस्था की थी। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसको दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। दोस्तों प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्विसदनीय व्यवस्था इसी
भारत सरकार अधिनियम ने लागू की थी। ठीक है ना? क्या दोस्तों इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है जिन्होंने अदालत में 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख है भागलपुर अखफड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो कह रहे हैं कि जनहित याचिकाओं की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, इनको जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। किसको? ऑप्शन नंबर डी पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। दोस्तों 1979 ईस्वी में, कब? 1979 ईस्वी में इन्होंने भागलपुर अखफड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला में एक जनहित याचिका दायर की थी। ठीक है ना? ये दोस्तों एक अधिवक्ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी पुष्पा कपिला हिंगोरानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कह रहा है खाली स्थान क्या कहा जाता है? अगर हम लोग कोई सूचना मांगते हैं सूचना अधिकारी से, वो उसको देने में असफल हो जाता है तो कह रहा है हमसे बताइए कि उसको क्या कहा जाता है? नंबर ए में कह रहा है अवमानना, नंबर बी में कह रहा है मानित अस्वीकृति, नंबर सी में कह रहा है समय समाप्त, नंबर डी में कह रहा है सूचना स्तर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मानित अस्वीकृति हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मानित अस्वीकृति, यानी कि जो उसमें कह रहा है कि मानित अस्वीकृति, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने अस्वीकृति मान ली। ठीक है ना? हमें सूचना देने में असफल हो गए तो उन्होंने अपनी अस्वीकृति मान ली, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? दोस्तों 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, जो कि 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में लागू हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज मूल विधि और संविधान से संबंधित, जो कि आप लोगों को दोस्तों पसंद आए होंगे। चलिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था क्लास शुरू होने के पहले कि क्लास को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने एक टेस्ट रखा हुआ है। तो दोस्तों आज का टेस्ट है कि मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसको पारित करता है? यानी कि कोई समझौता हो, कोई संधि हो या कोई सहमति हो, उसको आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय हमसे पूछ रहा है कि बताइए उसके पाठ का निरीक्षण करता है? तो आप लोग दोस्तों मुझको कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है ना? कि कल हमारा टेस्ट नंबर 2 में क्या क्वेश्चन था, उसका आंसर देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा था कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।